मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले सेमेस्टर की सारी चीजें आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर आपके सामने डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सुख की अवधारणा, परिभाषा तथा इसके प्रमुख कारकों के बारे में व्याख्या कीजिए। क्या बताना है? सुख की अवधारणा क्या होता है, परिभाषा क्या होती है और इसके प्रमुख कारक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सुख मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुख प्राप्ति करना चाहता है। भाई कोई भी मनुष्य है अपने जीवन में, भाई थे जिंदा होया, अगर आज का समय थे कोई भी काम करना चाहो, पढ़ लिख के जिंदगी में पढ़ाई क्यों करो, नौकरी लागो। नौकरी क्यों लागो? ताकि आरामो जिंदगी जियोगा। समझ में आ गई? बढ़िया खानो खाओगा, बढ़िया जिंदगी में रहोगा। हर आदमी सुख जीना चाहे। समझ में आ गया? सुख है कि कोई आदमी के जो है हम तो दुखी होना चाहो, कोई नहीं होना चाहो ना, सब सुखी होना चाहो है। तो हर इंसान का लक्ष्य यही होता है कि वो कैसे ना कैसे जीवन में सुख की प्राप्ति कर ले। अब सुख होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि मानसिक संतोष से है। भाई एक बात बताओ, थे घनी जोर की डिफेंडर लेके गाड़ी चलाने लाग रहे हो और थारा टांग में दर्द आ रहे है, समझ में, पेट में दर्द हो रहे है ना, डायबिटीज हो रही है थारे, है क्या थार जिंदगी में सुख? कोई सुख को नहीं। समझ में आ गई? थानो डिफेंडर में बैठने को कोई मजो को नहीं होगा। थारा अगर टांग में दर्द हो रहा है, शरीर में अगर दुख हो रहा है, तो शरीर में कोई रोग है, कौन ना सुख? कोई भी भौतिक वस्तुओं में कभी भी सुख नहीं होता है, बल्कि सुख कहाँ होता है? जब मानसिक संतोष में। कई आदमी देखे होते जिंदगी में संसाधना की बहुत कमी है उनके जीवन में, उतना ज्यादा संसाधन को नहीं, लेकिन उनका बैठोगा ना थे तो थन ए महसूस होगा वाकई में यार के खुश मिजाज आदमी है। और कई आदमी का सबकी में घने धन दौलत गाड़ी घोड़ा सबकी में खड़े हैं, उनके ते बैठोगा ए बार तो वो करता रहेगा कि मैं हरकत ओ को नहीं यो गो वो गो, ए कोई को मायने पड़नो उनको व्यवहार मतलब था ना मानसिक रूप से संतुष्ट बने। तो जीवन में आज के समय भाई अपना जो समाज होता है, इसमें किसको महत्व दिया? जरा पैसे को। भाई जीवन पिसो वो सुखी है। इस जीवन में ना जिसके पास अच्छी नौकरी वो खुश है, ना जिसके पास पैसा वो ज्यादा सुखी है, ना इस जीवन में जिसके पास सब कुछ है वो खुशी है। भाई खुशी वो है इस दुनिया में जिकन आपका सामने मानसिक शांति है, मन में संतुष्टि है, वो सुख है। नहीं क्या कोई सुख को नहीं। समझ में आ गई? सामाजिक संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। आपके अपने रिश्तेदार, परिवार, आसपास के लोग, दोस्त, उन सब के साथ आपके रिश्ते वो अच्छे होने चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और आत्मा की जो शांति है वो मिलनी चाहिए। जिस इंसान के पास ये सारी तत्व है वही इंसान सुखी है। अब भाई जो संत महात्मा आदमी है, असली संता की बात करूं, भाई हुन लोगों का पास क्या है? चाहे किसोई कया को भी संत होते, उनका एक बार 2 मिनट बैठे और उनका चेहरा को तेज देखियो थे, चेहरा एकदम चमकता हुआ मिलेगा, वो खुश मिलेंगे जैसा उनका जीवन है। शायद सबसे कम जीवन जीने पर वो अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जीवन में खुशी रहते हैं, है ना। बस उनका यह टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मालिक गद्दी किन मिलेगी, बाकी उनका पास हर चीज की शांति है। तो जीवन में सुख भौतिक वस्तुओं को प्राप्ति करने पर नहीं है, उनको त्यागने पर असल सुख मिलता है। दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सभी लोग सुख की अवधारणा को विशेष महत्व दिया है। चाहे दर्शन को बात करो, चाहे मनोविज्ञान की बात करो, चाहे समाजशास्त्र, चाहे अर्थशास्त्र, कोई भी शास्त्र की बात करो, सबने सुख को क्या दिया है? विशेष महत्व दिया है कि कोई भी इंसान को सुख कैसे प्राप्त होता है उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है। सुख की अवधारणा क्या होती है? सुख का अर्थ होता है मानसिक संतोष, प्रसन्नता, आनंद व जीवन में संतुष्टि की अनुभूति होना। कदे कदे बढ़िया आपके सामने थे, मान लो कि बढ़िया पढ़ाई करो, है ना, थे तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करने के बाद में थे सो न रात ने कहे कि चौखी नींद आवे, या घरा कदे लावनी करा के, है ना, और आपके सामने थे ना बढ़िया घरा को काम करियो, लावनी करी, बढ़िया पढ़ाई करिया, राम आके शाम का सोया, था ना कि नींद आओ गया कि जोर के सारे दिन रील देखो ना, थारा मन में हुआ है चाहे दूसरा ने किमी मत को, दूसरा का कहते कितना ही चाहे कहीं करता रहो, लेकिन नहीं हुआ थारे क्या आज आप पूरे दिन वेस्ट करती मन में शांति को नहीं, है ना। रामू रेस्ट ही कर रहा, रील ही देख रहा, जोर तो को नहीं है ना, लावनी करी जो तो जोर है, लेकिन संतुष्टि थारे मन में। तो यही है संतुष्टि, जीवन में मानसिक संतोष और प्रसन्नता, मन खुश होना चाहिए आदमी को, मन एकदम आनंदित होना चाहिए, वो इंसान खुशी है। सुख केवल क्षणिक आनंद नहीं होता बल्कि दीर्घकालीन मानसिक अवस्था, मतलब कोई इंसान लंबे समय तक अपने मानसिक रूप से आपके सामने स्वस्थ खुश रहे, वही आपके सामने क्या कहलाता है? सुख कहलाता है। क्या कहलाता है?
सुख कहलाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं संतुष्टि और संतुलित महसूस करता है। भाई आपके सामने सुख वही है जिससे इंसान क्या है, अंदर से संतुष्टि और अंदर से खुशी महसूस करे, वही क्या होता है, सुख होता है आपके सामने। सुख की परिभाषाएं क्या होती है, सुख की परिभाषाएं अरस्तु ने क्या बताया, सुख जीवन का परम लक्ष्य है, यह सद्गुणों के अनुसार जीवन जीने की प्राप्ति होता है। अरस्तु ने क्या बताया, सुख हर इंसान उसे प्राप्त करना चाहता है, और सद्गुण मतलब जब आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा बोलोगे अपने साथ वालों के साथ, अपने रिश्तेदार नातों जिनके साथ अगर आप अच्छे से व्यवहार करोगे, सद्गुणों वाला व्यवहार करोगे, तभी आप क्या कैसे रह सकते हो, जीवन में सुखी रह सकते हो, वरना जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। जेरिम बेंथम ने क्या बताया, सुख वो अवस्था है जिससे अधिकतम आनंद और न्यूनतम दुख हो। मतलब सुख क्या था उनके अनुसार, कि जीवन में आपको सबसे ज्यादा आनंद मिले और दुख आपके जीवन में बिल्कुल नहीं हो, उसी प्रकार के जीवन को क्या बोला जाता है, सुख के नाम से जाना जाता है। फ्रायड ने क्या बताया, सुख वह अर्थ है, सुख का अर्थ है मानसिक तनाव से मुक्ति होना और सुखद अनुभूतियों की प्राप्ति होना। क्या होता है, सुख का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में जो अलग अलग प्रकार का जो मानसिक तनाव होता है वो बिल्कुल नहीं हो, और आपको सुखद अनुभूति हो, अंदर से थारा मन में कदे कदे कौन को साथ थारा दोस्त ने के बात आज तो एकदम मन तेरो एकदम चंचल हो रहे, खुश लाग रहे, तो बॉय फ्राइड को कहना है कि मानसिक तनाव थारे जीवन में किमी हुआ है ना, और थाना एकदम अंदर से खुशी महसूस हुआ है, सुख की अनुभूति हुआ है, बाय फ्रायड के अनुसार कि आपके सामने सुख है। समझ में आ गया। सामान्य परिभाषा, सुख वह मानसिक अवस्था है जिससे व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट व सुरक्षित और प्रसन्न महसूस करता है। जब कोई इंसान के मन से खुशी की भावना आए, स्वयं संतुष्ट महसूस करे, सुरक्षित और प्रसन्न महसूस करे, उसी को क्या कहा जाता है, सुख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सुख के नाम से जाना जाता है। अब कोई भी इंसान सुखी कहे उसके है, मैं बताऊं, पहला कारण है शारीरिक स्वास्थ्य, इंसान को शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, पहला सुख शारीरिक का है, भाई कोई रोग दोष नहीं होना चाहिए जीवन में, जब सबसे ज्यादा सुखी हो, चाहे थारकन की मीन मेल मालिया हो कितने जोर का, और थारा रोग लाग रही सो तो क्या फायदो, कोई फायदा को ना, उस सुख को कोई महत्व को नहीं। तो स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। समझ में आ गया। अच्छा व्यक्ति, कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति हो वो ऊर्जावान रहो, एक्टिव रहो, फुदक तो रहो, इन्हें भी नहीं कोई काम करो एकदम एक्टिव रहो, आज का रोग रहो वो मुंह बहे ही थोड़ो सेट सेट रखो। मानसिक संतुलन, तनाव नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, इंसान का क्या होना चाहिए, मुक्त मन से व्यक्ति का वास्तविक सुख प्रदान होता है। मतलब कोई इंसान का तनाव नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, अवसाद नहीं होना चाहिए, इंसान का टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रकार की अगर टेंशन होगी तो इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। आर्थिक स्थिति, आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु इंसान को आय भी होनी चाहिए। भाई इंसान के पास सब कुछ है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ है, कोई रोग भी कोई नहीं, लेकिन पैसा नहीं तो भी इंसान संतुष्ट को नहीं उसका, क्यों, क्योंकि भाई सारी दुनिया क्या चल रहा है, पैसा। अगर कोई इंसान के पास पैसा है, धन है, तो भी इंसान को संतुष्टि देता है। पैसा क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। भाई एक बात सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो अगर कोई घर में बीमार होगा दिखा क्या जाओगा, इलाज करवा लेगा, है ना सिक्योरिटी। पैसा आपके सामने संतुष्ट सुख नहीं दे सकता, लेकिन सुख देने के सारे कारक दे सकता है आपको। सामाजिक संबंध, आपके अपने आसपास के लोग जितने भी हैं, है ना, मित्र हो गए, परिवार के लोग हो गए, समाज के लोग हैं, सभी के साथ आपको क्या, आपके सामने सभी को आपको भावनात्मक सहारा दें, क्या करें, आपके सामने आपको इमोशनली सपोर्ट दें। आपको सामाजिक संबंध जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा आपको सुख मिलेगा। अगले वाला पॉइंट है आत्म संतुष्टि और नैतिक मूल्य। भाई इंसान में नैतिकता होनी भी बहुत जरूरी है। कई इंसान के पास घनों ही धंधो रहता है, लेकिन आपके सामने बाई की कटती करता रही, उनके साथ लड़ाई करता रही, है ना, ईमानदारी को नहीं, पाप पड़े है, कोई की जमीन हड़पन की सोचेगा, है ना, कोई आपका सामने कोई बेवानी से पिसो का कमा लिया या सोच रखेगा। तो जो इंसान ऐसी सोच रखता है ना, जिसके पास नैतिक आचरण नहीं है, वो जीवन में कितना ही आपके सामने आगे बढ़ जाओ, वो हमेशा मन से हमेशा गलानी महसूस करेगा, अंदर से हमेशा उसको गिल्ट फील होता रहेगा। समझ में आ गया। और जिस इंसान को अंदर से संतुष्टि नहीं है, आपके सामने वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएगा, चाहे उसके पास कितना भी रहे। इसलिए जीवन में हमेशा ईमानदार, परोपकार, सेवा व नैतिक आचरण रखो। अब जय की थारी उम्र है 16 से 20-22 का टंबर होते लगभग थाना लागती चीज हम क्या ना जानी है, बोलियो नैतिकता हम क्या बोले, आजकल तो को जमाने को नहीं, चाहे तुम कहीं को भी जमानो हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे किसो युग आ जाओ, जो व्यक्ति जीवन में नैतिकता से चल है
उकन उसका दो चीजें की कमी हुआ है, उसका दो पैसा कम कमाओगे वो उसका है, आपके सामने पीड़ा भी आ जाओगे जीवन में, सुख दुख ज्यादा आ जाए, लेकिन वो अंदर से सुखी रहो। और जो नैतिक आचरण नहीं रखोगे ना, जो हमेशा लूट खसोट रखोगे, दूसरा प्रति ईर्ष्या को भाव रखोगे, है ना, बेईमानी से पैसा कमाओगे, उसका वो थाने लागोगे, बाहर लागोगे वो चमक तो दुकान दो पैसा ज्यादा मिलेगा, सबकी में रहो, सुख धन दौलत सबकी में थान लगेगी, लेकिन अंदर पूछोगे ना, वो सदा ड्रियो ड्रियो रहो, कोई इज्जत को नहीं होगी समाज में होगी, समझ में आ गई। वो दूसरा दिखास का, लेकिन अंदर से हमेशा गिल्टी फील करते रहो। तो जीवन में सुख की असली यो पेपर कराने को थारो, यो पेपर देने का पीछे के कारण है कि थानिया चीज महसूस करानी कि वास्तविक सुख को अर्थ यो को नहीं कि घना गाड़ी घोड़ा धन दौलत आ जा। भाई कोई टाइम ही जब थे ऐसा सोचा करता कि स्कूल गेल छुट जाएगी, जना अपना जिंदगी में सुख की प्राप्ति हो जाएगी, होगी के समझ में आ गई। तारा में काफी बच्चा है सोची कि नौकरी लाग जाए जब सुख की प्राप्ति होगी, तारा कोई घर परिवार में लाग रहे हो पूछ लियो होगी कि मोक्ष की प्राप्ति कोई नहीं हुई, है ना। उसका बाद ना था लगो कि भाई कोई धन वो ब्याह शादी हो जाए, कोई बालक हो जाए, बस सक्सेस हो जाए, जन्म सुख की प्राप्ति हो जाएंगे, वह थारा दादा परदादा का सारा काम अरे हुन पूछ रहे हुन होगी कि सुख की प्राप्ति कोई नहीं। इंसान अंदर से सुखी होना जरूरी है, और वो कद होगा जब थे जीवन ने नैतिक और अनुशासित रूप से जीवोगा। समझ में आ गया, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सुख केवल भौतिक साधनों पर आधारित नहीं होता, बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक व नैतिक संतुलन है। एक पहलू नहीं लगता है, सुखी होने के लिए इंसान के जीवन में एक पहलू नहीं होता है, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक रूप से आप में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक रूप से आपको क्या होना चाहिए, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, और नैतिक जीवन भी आपका अच्छा होना चाहिए। वास्तविक सुख वह है जो स्वयं से, समाज से और जीवन से जिसके अंदर संतुष्टि है। देखो भाई जीवन में, अब देखो जय मान लो मैं यूट्यूब पर काम करूं, छोटे छोटा उदाहरण देके समझाऊं, है ना, और उसका कोई मेरा ज्यादा कोई का सब्सक्राइबर होगा, मेरा ज्यादा कोई की व्यूवरशिप आती होगी, है ना, मैं समझा रहा था, है ना। मैं कितो ही काम कर लो, कदे कोई ना कोई तो थार से आगे ही रहो, ते कोई फील्ड हो, है ना। इंसान ने हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी जरूरी है, लेकिन ईर्ष्या भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए, के नहीं भाव नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, और एक संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। जो आदमी खुशी वही आदमी है जो संतुष्ट है, जिन थोड़ो मिल गो तो खुश है, और ज्यादा मिल गो तो खुश है। मेहनत पूरी करो बस, और कम मिले ज्यादा मिले बा एक अलग बात है, संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। सुख के लिए शारीरिक व हार्मोनल आधार पर चर्चा कीजिए, तनाव से निपटने की विधियों की बात बताइए। भाई आज का समय इंसान का सबसे बड़ा सुख नहीं होने का पीछे कारण क्या है, इंस्टाग्राम की रील। समझ में आ गई, क्यों इंसान ने सारे दिन अपा खाट पर रहा या शारीरिक काम करा को नहीं, है ना, बस सारे दिन रील देख लिया, इन्हें घूम लिया, इन्हें घूम लिया, कोई आपा एक पूरा तरीके से कोई क्रिएटिविटी काम कौन करा। और जब तक ते जीवन में कोई ना कोई कार्य में बिजी नहीं होगा, सही कार्य नहीं करूंगा, तब तक जीवन में हमेशा तनाव से ग्रसित रहोगा। मैं थाना एक प्रैक्टिकली एक चीज करने के लिए बताऊंगा कि दो काम करो, एक तो बैठा बैठा सारे दिन रील देखो थे, और दूसरे दिन, है ना, वो दिन थे शाम को सो जा थन कह को महसूस हो वो बतायो, एक दिन थे ग्राहक को कोई काम करायो, ग्राहक खेती को कोई काम करियो, या थारा अगर कोई फादर को बिजनेस में वो कर लियो, और अगर थे पढ़ाई करो तो वो कर लियो, जो भी काम थे करो सारा दिन वो करियो, फोन का हाथ ही मत लगाए, जो जुड़ तो जल्दी लगाए, वो दिन थे महसूस करियो थाने कह को महसूस हुए, दोनों दिन ने कंपेरिजन करियो, थारे जीवन में बेरोजगार जगो ए जो मोबाइल है ना, वो अपने के लिए वरदान से ज्यादा नुकसान को काम करे। समझ में आ गई। तो अब आपको सुख होता है वो केवल मानसिक अनुभूति नहीं, बल्कि शारीरिक व जैव रासायनिक हार्मोनों पर भी आधारित होता है। कई आदमी थे देखोगा, उन्होंने कदे बोले चिड़चिड़ा रहे हमेशा, क्या सिस्टम है उनका, कठे ना कठे कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं। मानव शरीर में कुछ विशेष हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारे मूड भावनाएं व संतोष की भावना को नियंत्रित करते हैं। क्या है कि हमारा जो शरीर होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मूड को, भावनाओं को और संतोष को आपके सामने क्या करती है, नियंत्रित करते हैं। आधुनिक जीवन में बढ़ता हुआ तनाव, स्ट्रेस सुख में बाधक होता है। क्या होता है आपके सामने, जो आज का समय है, जो आधुनिक जीवन है, आज के समय जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के वजह से क्या हो रहा है भाई, आपके सामने जो तनाव है ना, वो बढ़ रहा है। समझ में आ गई। आज का एक तो लोगों की जीवन शैली है कि है एक दूसरा से कंपैरिजन करनो जाए, सोशल मीडिया का जमाना में एक दूसरा से आगे निकलन की ओर में अपने दिमाग में कटे ना कटे सदा टेंशन रहे है।
और इस तनाव से निपटना आपको आना चाहिए। आपको अगर आज के समय तनाव से निपटना नहीं आता है तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा तनाव से ग्रसित हो जाओगे और आप शारीरिक रूप से भी विकृत हो सकते हैं, बीमारी लग सकती है। सुख का शारीरिक और हार्मोनल आधार होना। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में कुछ ऐसे हार्मोनल और न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो सुख की अनुभूति कराते हैं। मतलब अपने शरीर में कुछ अया का हार्मोनल हुए हैं, कुछ हार्मोन्स अया का हुए हैं और कुछ अया का न्यूरो ट्रांसमीटर हुई ही जो कह रहे हैं आपका सामने, जो सुख शरीर शारीरिक सुख प्राप्ति कराने की अनुभूति करावा हार्मोन हुए कुछ। इनमें एक सबसे तगड़ा हार्मोन हुआ है डोपामिन। कौन सा हार्मोन हुआ है? डोपामिन। डोपामिन हार्मोन क्यों है? डोपामिन आनंद, प्रेरणा व संतोष की। अब थे कदे भी, मैं बताऊं था कदे भी थे जिंदगी में कदे कदे ना, है ना, अच्छे से नींद लेना, है ना, और उसके बाद में देखना तुम्हें एक अजीब सी खुशी महसूस होगी, होती है ना। अच्छी नींद करो, अच्छे से मेहनत करने के बाद में आप, है ना, अच्छे से नींद लेने का आपको अच्छे से खुशी महसूस होगी, डोपामिन रिलीज हो रहा है। कोई बढ़िया मूवी देखो हो, है ना, कदे को इंस्टाग्राम पर बढ़िया रील देख ली, तो इससे क्या डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज हो जो थन के करे आनंद, प्रेरणा व संतोष जैसी भावना है वो देता है। अगर आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करते हो, सफल होते हैं, आपको पुरस्कार मिलता है ना आपको, तब आपके शरीर में ये डोपामिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है और ये आपको शरीर में क्या करता है? आपको शारीरिक रूप से क्या करता है? आपको शारीरिक रूप से खुशी प्रदान करने का काम करता है। समझ में आ गई? पहला हार्मोन ये है। दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन मूड को संतुलित रखता, आम संतुष्टि और मानसिक शांति में सहायक होता है। कई आदमी में देखो एकदम संतुष्ट आदमी जिंदगी में, गुस्सा आवे को नहीं, है ना, एकदम खुश खुश रही, मन उनको एकदम स्थिर रहे, तो उनको क्या जो सेरोटोनिन हार्मोन है ना वो एकदम क्या है? सही से रिलीज हो रहे। अरे कई आदमी एकदम चिड़चिड़ा कोई काम खेदो मायने पड़े, उनको सेरोटोनिन हार्मोन बिगड़ रहे। समझ में आ गई? इसके कमी से आपके अवसाद व चिंता हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर सेरोटोनिन हार्मोन बिगड़ा हुआ तो आपको अवसाद व चिंताग्रस्त हो सकते हैं। अगले वाला है एंडोफ्रिन। कौन सा हार्मोन? एंडोफ्रिन हार्मोन। ये क्या होता है? एंडोफ्रिन दर्द को कम करता है, प्रसन्नता प्रसन्नता और उत्साह बढ़ाता है। एंडोफ्रिन हार्मोन का ये काम होता है कि वो क्या करेगा भाई, आपके सामने आपका आपकी प्रसन्नता, आपको खुश होने का जो आपके सामने खुश होगे और आपको उत्साहित महसूस कराने का काम करेगा। क्या करेगा? आपको खुश महसूस कराएगा और उत्साहित महसूस करवाने का काम किसका होता है? एंडोफ्रिन हार्मोन का होता है। यह व्यायाम, हंसी और योग से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एंडोफ्रिन हार्मोन क्या करता है? जब आप एक्सरसाइज करोगे या फिर आपके सामने रेगुलर आपके सामने हंसी मजाक करोगे, योग करोगे, तब आपको एंडोफ्रिन हार्मोन है वो आपका रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंडोफ्रिन हार्मोन है वो रिलीज होता है। अगला है एसोटिनिन हार्मोन। आपके सामने प्रेम, विश्वास, जो आपके सामने जो लव वाला, लवेरिया वाला जो हार्मोन होता है वो एसोटिन हार्मोन होता है। जैसे आपको किसी इंसान से अटैचमेंट महसूस होती है भाई, वो आपके आपके परिवार से भी होती है, वो आपके दोस्तों से भी होती है, वो आपको आपके पार्टनर से भी होती है। प्रेम का सिर्फ पार्टनर ही नहीं होता भाई, धर्मा बापा भी प्रेम हो आदमी, दोस्ता से भी हुआ है, समाज में और लोग हैं उनसे भी हुआ है। समझ में आ गई? तो इसी से जो हार्मोन आपको, जो कोई भी इंसान के प्रति आपको अटैचमेंट महसूस करे, वो कौन सा हार्मोन होता है? ओसोटिनिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? ओसोटिनिन हार्मोन होता है। इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक आधार पे बात करें, स्वस्थ तंत्रिका तंत्र हो गया, संतुलित आहार हो गया, आपके सामने नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लोगे, तब आपके सामने सारे के सारे हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज होते हैं और आपका शरीर में सारे के हार्मोन क्या होता है? आपके सामने संतुलित होते हैं। अब इनको तनाव से आप कैसे निपट सकते हो? कौन कौन सी विधियां आप अपना सकते हो? सबसे पहले तो भाई थान सबने बेरो है, अगर थे तनाव से निपटना चाहो तो योग और ध्यान करो। करना चाहिए समय समय पर थान जीवन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, सुबह उठता ही मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान और योग करोगा तो इससे शरीर में हार्मोन नियमित रहेगा। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। कोई अगर अगर आप घर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सको हो, है ना, रस्सी कूद सको हो, अगर ऐ की सब एक्सरसाइज करोगा, नियमित व्यायाम से भी थारो हार्मोन है वह कंट्रोल रहेगा। समय को प्रबंधन करना, काफी बार क्या अपनी की आदत है वो काम काल कर लेगा, कल करने के चक्कर में आपका किसी काम को कर नहीं पाते हो, इसीलिए आपको क्या रहता है? आपके हमेशा टेंशन रहती है भाई, वो अब मैं काम समय पर नहीं कर पाता हूँ, घर का भी रोड़ा करनी था, खुद भी संतुष्ट को नहीं हो। इसीलिए कोई भी काम को करने का समय प्रबंधन करो। क्या करो? टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, जीवन में समय प्रबंधन करना सीखो। अगर जीवन में समय प्रबंधन करना सीख लिया तो तनाव आपका धीरे धीरे खुद ब खुद ही कम हो जाएगा।
अगले वाला पॉइंट है सकारात्मक सोच। कैसी सोच होनी चाहिए आपकी? सकारात्मक सोच होनी बहुत जरूरी है। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। अगर थारी पॉजिटिव थिंकिंग है, कहें कि थिंकिंग है, अगर थे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कोई भी इंसान है जी की पॉजिटिव थिंकिंग है ना, वो कहीं की भी मुश्किल सिचुएशन में डाल दो, वो कदे ना कदे जीवन में उस नेगेटिविटी सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। सामाजिक सहयोग, जीवन में हमेशा ईर्ष्या के भाव नहीं रखना चाहिए, दूसरा के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे कोई मित्र होगा, चाहे समाज का लोग होगा, सबके साथ हमेशा क्या मिलजुल के चलना चाहिए, है ना। दूसरा की खुशी में भी खुश होना चाहिए। आदमी ने हमेशा एक होनी कि मन में ईर्ष्या को भाव रखना, दूसरा की खुशी में खुश रहो, दूसरों नौकरी जाके तो भी खुश हो, उन पूछो, कोई को सुख दुख में साथ दोगा तो क्या होगा, धीरे धीरे तनाव है वो कम होगा। नींद समय पर लो। आज के समय क्या भाई, अपन लेट देर रात तक फोन चलाते रहते हैं और उठते लेट तक, तो अपनी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है। क्या है, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो खराब हो रखी है। इस वजह से भी आपको पर्याप्त रूप से नींद नहीं आती, विश्राम नहीं आता है, इस वजह से भी आपका तबीयत है वो खराब रहती है। निष्कर्ष की बात करें, सुख का आधार केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और हार्मोनल भी है। मतलब अगर आपके सामने सुख को अर्थ यही को नहीं कि आप मानसिक रूप से स्वास्थ्य सही रहे, नहीं, आपका शरीर और हार्मोनल बैलेंस होना भी जरूरी है। संतुलित जीवन शैली, सकारात्मक सोच और तनाव प्रबंधन तकनीकों को आप अपनाकर आप क्या कर सकते हो, स्वस्थ, संतुष्ट और प्रसन्न जीवन है वो जी सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। पंचकोश सिद्धांत तथा कल्याण वेलबींग के अवधारणा के बारे में बताइए, क्या होता है पंचकोश सिद्धांत? भारतीय दर्शन में मानव जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं माना गया, बल्कि बहुआयामी रूप से समझा गया, जिसे पंचकोश सिद्धांत से माना गया। देखो, मनुष्य को जीवन है जो अपना शरीर है, मनुष्य को जो शरीर है वो आपका सामने जो शरीर है ना, उन यो मान्य गया कि वो आपका सामने सिर्फ एक ही चीज से कौन बने, बहुत सी अलग अलग प्रकार की चीजें से बने हुए हैं। उसको अपन जो भारतीय सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता है, अपनी यौगिक सभ्यता है, या आपके सामने जो आयुर्वेदिक सभ्यता है, उसमें अपन उसको पंचकोश सिद्धांत से समझाते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें मानव की व्यक्तित्व को 5 अलग अलग परतों से समझाया। क्या समझाया गया है कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 अलग अलग प्रकार की परतों से बना होता है। इन कोषों के संतुलित विकास से ही आपके सामने क्या हो सकता है, मनुष्य का कल्याण है वो हो सकता है। अब पंचकोश सिद्धांत क्या कहता है, 5 आवरण या स्तर जिससे मानव व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मतलब 5 अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं जिससे मनुष्य का जो शरीर है या व्यक्तित्व है वो उसको निर्माण होता है। भाई अगले वाले कोष की बात करें, आपके सामने पंचकोश के 5 स्तर होते हैं। पहला कोष होता है आपके सामने अन्नमय कोष। कौन सा कोष होता है आपके सामने? आपका अन्नमय कोष होता है। अन्नमय कोष का क्या होता है आपके सामने, ये शरीर का भौतिक स्तर होता है। क्या होता है आपके सामने, जो फिजिकल स्टेज होती है आपके सामने, जो भोजन को अन्न से निर्मित होता है। इसमें शरीर की संरचना, अंग प्रत्यय, स्वास्थ्य शरीर होता है। देखो मैं सीधी सीधी बात करूं, थे जो भोजन खाओ हो ना, है ना, उससे जो शरीर का जितना भी अंग जुड़े हुए हैं बस सारा का सारा अन्नमय कोष से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई? जहां पेट हो गो, पित्त हो गो, थरो, है ना, आइंस्टाइन, जो जितनी भी जो लार्ज इंस्टाइन है ना, स्मॉल इंस्टाइन है, सारी के सारी आपके सामने, जो आपके सामने भोजन से संबंधित जितने भी शरीर के जो अंग जुड़े होते हैं उसको अन्नमय कोष के नाम से जाना जाता है। अगले वाला कोष होता है प्राणमय कोष। ये प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा का स्तर होता है, जो श्वास या ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा होता है। जो थारी जीवन में किस जुड़े हुए है, ब्रीथिंग से। प्राणमय कोष कौन सा होता है आपके सामने, जो ऑर्गन आपके शरीर में ब्रीथिंग से जुड़े हुए होते हैं उसको प्राणमय कोष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्राणमय कोष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्राणमय कोष के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये भी प्राणमय कोष वाला भी प्रश्न अच्छा है, इसको भी पॉइंट को कर लेना। मनमय कोष कौन सा होता है, जो आपकी इमोशनल, जितने भी आपके मन की भावनाएं, विचार व इमोशन से रिलेटेड जो भी आपके सामने जो संतुलित करता है, और जो लेवल जिससे जो कोष जिससे जुड़ा होता है उसको मनोमय कोष के नाम से जाना जाता है। नाम से पता चल रहा होगा, मनोमय कोष मतलब आपके सामने मन के अंदर आपकी जितनी जो भावनाएं, विचार, जो इमोशन चलते हैं उसको मनोमय कोष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मनोमय कोष के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? विज्ञान में कोष, बुद्धि विवेक, जो थारो दिमाग है ना,
जो बुद्धि हूं, विवेक, निर्णय और जो लॉजिकल चीजें, तो जिस चीज से थिंकिंग करो हो, उन विज्ञान में कोश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विज्ञान में कोश के नाम से जाना जाता है। यह सही गलत लेने का फैसला, कि कोई भी चीज है वह सही है या गलत है, इस चीज को फैसलों जिसका द्वारा लियो जा है, उन विज्ञान में कोश के नाम से जाना जाए। किसका नाम से जाना जाए? विज्ञान में कोश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? बुद्धि से संबंधित जो होता है। अगले वाला कोश होता है आनंदमय कोश, जहां से आपको परम आनंद, आत्मा की संतुष्टि व संतोष प्राप्त होता है, उसी को आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जिससे आपको क्या है, अंदर से खुशी मिले, अंदर की संतुष्टि मिले, संतोष प्राप्त हो, उसको आनंदमय कोश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आनंदमय कोश के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है कल्याण, वेलबींग की अवधारणा। कल्याण का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व संतुलित जीवन देना। कल्याण क्या होता है भाई? आप क्या कर रहे हो? शारीरिक रूप से, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से अगर आप स्वस्थ हो, क्या हो? अगर आप अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से अगर आप स्वस्थ होते हो, उसी को क्या कहा जाता है? कल्याण कहा जाता है। कल्याण की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। आपका शरीर, आप शारीरिक रूप से खुश हो, मानसिक रूप से खुश हो, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से खुश हो, उसी को कल्याणमय कोश के नाम से जाना जाता है। कल्याण के प्रमुख आयाम क्या कौन से होते हैं? पहला होता है शारीरिक कल्याण होना। आपका स्वस्थ शरीर है, उचित पोषण व व्यायाम कर रहे हो, तो आपको शारीरिक कल्याण होगा। कैसे भाई? सीधी बात है, फिजिकल एक्सरसाइज करोगा तो थारो शरीर स्वस्थ रहो। मानसिक कल्याण कैसे कर सकते हो? मानसिक रूप से खुश कैसे रह सकते हो? आपको मानसिक शांति मिले, तनाव से मुक्ति और आपकी सकारात्मक सोच हो। मतलब आप क्या हो? मानसिक रूप से खुश हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, और आपकी सोच भी कैसी है? सकारात्मक। आपकी सोच कैसी है? सकारात्मक सोच आपकी, तो उसको क्या कहा जाता है? मानसिक कल्याण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मानसिक कल्याण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? आपको मानसिक शांति मिल रही है, तनाव से मुक्ति और आपकी सकारात्मक सोच है, उसी को मानसिक कल्याण के नाम से जानते हैं। सामाजिक कल्याण क्या होता है? आपके, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, सबके साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, उनके साथ आप मिलजुल कर रहते हो, उसी को सामाजिक कल्याण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है बौद्धिक कल्याण। बौद्धिक कल्याण कैसे होगा आपका? ज्ञान, विवेक, बुद्धि, चिंतन। आप ना अपने दिमाग को स्वस्थ रखोगे। कैसे रखोगे? आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, है ना, अपनी अच्छी किताबें पढ़ो, सकारात्मक चीजें देखो, नेगेटिविटी में नहीं पढ़ोगे, तब आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक और तर्क सोचने की जो क्षमता है, वो उसकी बुद्धि है वो बढ़ती है। आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा? जब आप क्या करते हो? आत्मा की शांति, संतोष मिलता है। कैसे मिलेगा? जब आप मेडिटेशन करोगे। समझ में आ गया? तो उससे आध्यात्मिक कल्याण होता है आपका। पंचकोश सिद्धांत की बात करें, पंचकोश सिद्धांत आपके सभी पांच कोशों को संतुलित करने का काम करता है। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश मैंने क्या बताया आपको? खाने पीने से संबंधित जो कोश है, वो आपको शारीरिक स्वास्थ्य को रखता है। समझ में आ गया? प्राणमय कोश जो आपका ब्रीथिंग से संबंधित है। अगर आपकी सांसें कंट्रोल रहती है ना, तो आपकी शरीर की ऊर्जा भी हमेशा नियंत्रित रहेगी। अगर सांस है ना अनकंट्रोल है, तो कदे भी थारा शरीर के अंदर क्या नहीं रहेगी? ऊर्जा है वह नियंत्रित नहीं रहेगी। मनमय कोश, जब आपको मानसिक संतुलन मिलता है। मनमय कोश में क्या होता है? आप मेंटली फिट हो। क्या हो? आप मेंटली फिट हो, तो अगर आप मानसिक रूप से संतुलित हो, अगर आप मानसिक रूप से खुश हो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। विज्ञान में कोश, विवेक व बुद्धि की समझ होती है आपको, उसको विज्ञान में कोश के नाम से जाना जाता है। और आनंद में कोश आपको आत्मा की खुशी मिलती है, उससे संबंधित होता है। पंचमय कोश का सिद्धांत मानव जीवन के समग्र दृष्टिकोण को समझाता है। मतलब पंचमय कोश वो कोई भी मनुष्य होता है ना, उसके सारा का सारा जो जीवन है, उसके सारे के सारा जो जीवन है वो किस चीज पर निर्भर रहता है? उसकी समग्र दृष्टिकोण को बताता है। सभी कोशों को संतुलित विकास मनुष्य का क्या जीवन में कल्याण कर सकता है। अगर मनुष्य के सारे कोश अगर सही रहेंगे, तभी मनुष्य का जीवन है वो कैसा रहेगा? कल्याण और सुखी रहेगा। उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब आप थे भाई, सारा का सारा थारा जीवन में जितना भी कोश है, हन्ने सब ने संतुलित रखो। संतुलित रखोगा तभी थे खुश रहोगा। क्या रहोगा? खुश रहोगा। चलिए अगले वाले पॉइंट की बात करें। सुख को पदानुक्रम एवं अवस्थाओं में उपयुक्त उदाहरणों सही समझे। क्या बताना है? सुखी रहने के जो अलग अलग प्रकार के क्या पदानुक्रम होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। सुख मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता
रहता है। भाई कोई भी आदमी है इस जीवन में कोई भी आदमी को नहीं जो दुखी रहना चाहे। समझ में आ गया? तो सुखी होने की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में अपन विस्तार से समझें। तो सुख होने की क्रमबद्ध और विभिन्न अवस्थाएं होती है। मतलब सुखी होने की इंसान का जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार की अवस्था है। कहीं उसका है सुख केवल भौतिक अवस्था तक सीमित नहीं होकर आप सबको पता है मानसिक सामाजिक व आध्यात्मिक स्तर तक होता है। तो सुख सिर्फ शारीरिक सुख ही को नहीं, भौतिक सुख ही को नहीं कि धन दौलत होगी, ना ना, शारीरिक मानसिक व अगर सामाजिक सुख होता है तभी इंसान सुखी होता है। सुख का पदानुक्रम कैसे काम करता है, सुख की हायरार्की क्या होती है, समझ में आ गया? क्या हायरार्की होती है सुख की? सुख के पदानुक्रम का अर्थ होता है सुख के विभिन्न स्तरों को क्रमबद्ध तरीके से वर्गीकरण करना। क्या करना? सुख के जो अलग अलग स्तर होते हैं उसके बारे में अलग अलग स्तर पर वर्गीकरण किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? सुख का पदानुक्रम कहा जाता है। सॉरी भाई। पहला सुख होता है शारीरिक सुख। यह सुख का सबसे निम्न स्तर होता है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज को प्राप्त करने से अगर आपको शारीरिक सुख मिल रहा है तो यह समझ लो सुखी होने का सबसे निचला स्तर है। इसमें इंद्रियों को सुख मिलना, भोजन, आराम, नींद आदि आते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी क्रिया करके अगर जीवन में आपको शारीरिक सुख मिल रहा है तो यह समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, आपके सामने सबसे निम्न स्तर के सुख कौन सा सुख माना गया भाई? जो आपका शारीरिक सुख होता है उसको सबसे निम्न स्तर का शारीरिक सुख माना गया है। इसमें जो आप भोजन प्राप्त करते हो, नींद लेते हो, इंद्रियों का सुख लेते हो, उसको शारीरिक सुख के नाम से जाना जाता है। कैसे लोगे? अच्छा भोजन खाकर ले सकते हो, अच्छी नींद लेकर शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो, और आरामदायक बिस्तर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया नौकरी, ये सब चीजें से थान के मिलोगे जीवन में शारीरिक सुख मिलेगा। अगले वाला सुख होता है मानसिक सुख। कैसे मिलता है? जब आपको जीवन में अंदर से संतुष्टि हो। क्या हो? अगर आपका मन संतुष्टि से भरा हो, अगर आपको भावनात्मक रूप से संतुष्टि मिलती है तो उसको मानसिक संतुष्टि के नाम से जाना जाता है। कैसे हो गए? कोई परीक्षा में सफल हो गए, प्रसन्नता प्राप्त करना, कोई बढ़िया मूवी देख ली, कोई रील देख ली, जना खुश होगा, कोई मन चाहे काम पूरा कर लियो, तो जीवन में कुछ करना चाहा, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहा, वो प्राप्त कर लियो, तो थान कौन सी प्राप्ति होगी? मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। भावनात्मक रूप से तृप्ति, उसका मन से संतुष्टि प्राप्त होगी। अगले वाला सुख आता है सामाजिक सुख। समाज में स्वीकार्य, सहयोग और प्रेम से कार्य करना। मतलब ऐसे काम करो जिससे समाज में आपका क्या हो, आपको सभी लोग स्वीकार करें, आप दूसरों के साथ सहयोग के साथ रहो और दूसरों के साथ क्या है, प्रेम भाव के साथ रहते हो। उससे आपको कौन सा सुख मिलता है? सामाजिक सुख मिलता है। कौन सा सुख मिलता है भाई? सामाजिक सुख मिलता है आपको। और कोई भी व्यक्ति के जीवन में सामाजिक सुख भी होना जरूरी है। प्रेम के में सभी लोगों के साथ स्नेह के साथ रहते हो, मित्रों के साथ आपका जीवन अच्छा है, और समाज सेवा, अगर आप लोगों की, दूसरे लोगों की अगर कोई भी सुख दुख में साथ बटाते हो तो उससे जो संतुष्टि मिलती है उसको सामाजिक सुख के नाम से जाना जाता है। बौद्धिक सुख, भाई कोई ज्ञान की प्राप्ति की, कोई बढ़िया किताब पढ़ी, कोई थाना अगर मान लो कोई नॉलेज प्राप्त कर लियो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो कौन सा सुख प्राप्त है? बौद्धिक सुख प्राप्त है। कोई भी चीज की नई खोज कर ली, कोई कठिन समस्या को समाधान कर लियो, ज्ञान प्राप्ति की अनुभूति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? बौद्धिक सुख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बौद्धिक सुख के नाम से जाना जाता है। आत्मिक या आध्यात्मिक सुख। आत्मिक आध्यात्मिक सुख, यह सुख का सबसे सर्वोत्तम स्तर है। मतलब जितने भी जो सुख है उसमें सबसे सर्वोत्तम सुख अगर किसी को माना जाता है तो कौन सा माना जाता है भाई? आध्यात्मिक सुख को माना जाता है। कौन से सुख को माना जाता है? आध्यात्मिक सुख को माना जाता है। अगर आपको आत्म साक्षात्कार हो, ध्यान और ईश्वर चिंता पर अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप किस प्रकार के सुख की तरफ बढ़ रहे हो? आध्यात्मिक सुख की तरफ बढ़ रहे हो। समझ में आ गया आपको? इसमें आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? ध्यान में लीन होकर, मेडिटेशन कर कर, सेवा कार्य। भाई कोई भी, जैसे मैं पढ़ाता हूं भाई, ये मेरा कार्य है, अगर मैं अच्छा करूंगा, अगर आप मेरे पढ़ाने से आपके अच्छे नंबर आते हैं, या फिर अगर आप मेरा पढ़ाया सफल हो जाता है, तो इससे क्या होता है भाई? ये भी एक संतुष्टि मिलती है। कोई भी कार्य करते हो ना, उसको अगर आप अच्छे से करते हो तो भी आपको वो एक अध्यात्म होता है, आत्मिक शांति की अनुभूति। आपको क्या होगा? आपको अलग आत्मा की शांति मिलेगी। सुख की अवस्थाएं, अलग अलग प्रकार की सुख की अवस्थाएं होती हैं। सुख की अनुभूति की तीव्रता अवधि के आधार पे अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। मतलब सुख की तीव्रता, मतलब कितनी मात्रा में आपको सुख मिल रहा है और कितनी देर तक मिल रहा है, इसके आधार पे सुख को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। पहले वाला सुख होता है क्षणिक सुख। थोड़ा सा टाइम के लिए अगर जीवन में सुख मिल गो तो वो कौन सा सुख है? क्षणिक सुख का नाम से जाने जा है।
कोई मन पसंद भोजन खा लियो, कोई मन पसंद को गाड़ी खरीद ली, भाई कोई भी चीज के लिए कपड़ा, नया कपड़ा खरीदा, दो एक दिन पैरों का जो तो स्वाद आओगे, बाद में बबैया का बह जाएगा पैरना है। समझ लो, नई गाड़ी लाया, नए बर्तों को पोचा मारोगा, चाहूं चलाओगा, बाद में वो पैर डी बह किया है। समझ में आ गई? तो ये जो शारीरिक सुख जिस चीज से आपको मिलता है वो क्षणिक होता है। स्थायी सुख, दीर्घकालीन आपको गहन संतोष मिलता है, आपका सफल जीवन है, अच्छी जॉब लगे हुए हो। समझ में आ गया? संतुलित परिवार जीवन, आप अपने परिवार के साथ रहते हो, उसके साथ अगर आप हैप्पी जीवन जीते हो, अच्छा जीवन जीते हो, तो इससे स्थायी सुख मिलता है। और आध्यात्मिक शक्ति भी जुड़ी हुई होती है। ब्राह्य सुख, बाहरी साधनों और परिस्थितियों पे आपको जो सुख मिलता है उसी को क्या कहा जाता है? ब्राह्य सुख को माना जाता है। बाहरी साधनों और परिस्थितियों पर निर्भर होना, जैसे आप क्या हो गया, धन संपदा हो गई, सुविधाएं हो गई और भौतिक संसाधन है ना, उस जो चीजें आपको मिलती है जो बाहरी दिखाओ, आजकल इको बढ़ाओ बहुत हो रहे हैं, यो है अगर इंसान के पास को धन है, सुविधा है और अगर भौतिक साधन है, जब आदमी सफल माने जा, सुखी माने जा, लेकिन यह वास्तविकता बनी, यह सिर्फ बाहरी सुख है, क्षणिक सुख है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो जो ये बाहरी सुख कौन सा होता है? जो धन सुविधाएं भौतिक संसाधनों से सुख आता है उसको बाहरी सुख के नाम से जाना जाता है। आंतरिक सुख कौन सा होता है? आत्मिक संतोष और मानसिक संतुलन, मतलब अगर आपको अपनी आत्मा में संतुष्टि मिले और मानसिक रूप से जब आपको संतुलन मिलता है, उसको आंतरिक सुख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आंतरिक सुख के नाम से जाना जाता है। आप आत्मा से संतुष्ट हो, मानसिक रूप से आपका संतुलित जीवन है, तो उसको आंतरिक सुख के नाम से जानते हैं। जैसे आत्म संतोष हो गया, ध्यान हो गया, सकारात्मक सोच है, अगर आपको ये सब चीजें होती हैं आपके जीवन में, तो क्या कहा जाता है उसको? आंतरिक सुख। और सबसे बड़ा सुख वही हुआ है जब कोई भी मनुष्य ने अंदर से संतुष्टि मिलती है। पदानुक्रम, निम्न स्तर का सुख प्राय क्षणिक और ब्राह्य होता है, मतलब अगर जितने भी जो सुख के प्रकार बताए गए ना, बाकी सब जितने भी सुख होते हैं वो थोड़े देर के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं, भारी होते हैं, मतलब बाहर दिखावा का सुख हुए, थोड़ा सा दिन रहे और फिर आपके सामने चले जाए। सबसे बढ़िया सुख वो है जो लंबे समय तक रहे और अंदर से था कोई भी काम करके संतुष्टि मिलती है। समझ में आ गई? वही सबसे बड़ा सुख होता है। सुख पदानुक्रम की अवस्थाएं से स्पष्ट होती है कि सच्चा सुख केवल भौतिक आनंद में नहीं है, मतलब सच्चा सुख यही नहीं है कि ते बाहरी वस्तुओं प्राप्त करके जीवन में थान खुशी मिल रही है। सच्चा सुख यही होता है जब आप सामाजिक मानसिक संतुलन हो, सामाजिक संबंध आपके अच्छे हो और लोगों के साथ विकास हो। अब थाने अटे के हैं लाग रहे हो के फालतू फालतू पेपर जो रखा का पेपर तो मैं कदी करती हूँ, लेकिन हर पेपरा को लक्ष्य के यो बताना बहुत जरूरी है। हर को लक्ष्य यो है बच्चों कि आज का समय जो अपनी समाज है ना, एक अंदर नैतिकता गिरती जा रही है। कोई भी हो जिकन 2 रुपये की वैल्यू है, नहीं कोई वैल्यू नहीं है ना। बाहरी सुख को बहुत महत्व दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, कदे भी थे देख लियो गरीब जी आदमी का कम पिसा हुई ना, वो पाछे भी भाई थोड़ो बहुत सुखी मिल जाएगा, लेकिन जिकन पिसा ही ना, वो के तो कोई रोग मिलेगा कहे और के कोई जान बिना की टेंशन मिलेंगी, तो सुखी तो है ही को नहीं। बाहर नो सुख दिख रहा था ने, लेकिन वास्तविक सुख को नहीं। ये पेपर का माध्यम से था यो समझाया जा रहा है कि सुख की कौन कौन सी अवस्था में है। समझ में आ गई? सिर्फ अगर थे जो बाहरी जीवन देख के है ना, अधिकतर बालका को तो यही है कि भाई बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया उनकर को साधन ही रुपया ही है ना, बढ़िया कपड़ा पहन रहे, वो सुखी है। वो सुखी को नहीं, वो सब ज्यादा दुखी है। 90% तो दुखी भाई ही जिंदगी में थार थे। तो अगर कदे जीवन में बाहरी जीवन देखो थे, उन लोगों का कदे बैठ के देखो, 90% तो दुखी वे ही जिंदगी में। उनका सब ज्यादा तनाव है, वह जाए मेडिटेशन करना नहीं कोई ठीक बात तो कोई किसान कृषि खेती करने वाला आदमी है, उन देखे कदे मेडिटेशन सेंटर पर जाता गए कि थाला कहते पिताजी गया है कहते मेडिटेशन सेंटर पर जाता, कोई मानसिक कोई साइकेट्रिक न जाता। और मैं थान कहूँ थे कदे भी कोई ये जो मानसिक रोगियन ध्यान देने वाला जो रोगी हुई ना, उठे थे जाके बैठे एक बार कदे है ना, कोई यहाँ का हॉस्पिटल हो भगवान करे नहीं जाना पड़ा, कदे अगर जाओ तो कदे देखो थे छोटी छोटी उम्र का बालकान देख के थारा अफसोस हो, इक क्या की टेंशन हो रही है। और उन्हें पूछोगा तो उनका घर का अमीर ही इतना इतना अच्छा पिसा ही धन दौलत तो सब में, तो उनका क्या की टेंशन है। थाने यही लगेगी एक बार जीवन में सिर्फ कभी भी जीवन को जब आप जीते हो ना, तो उसको वन डायमेंशन मत जियो। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ जिंदगी ने जीन को एक ही दिशा में मत देखो, हर परिस्थिति देखा करो। कोई भी मनुष्य है ना, कोई भी आदमी बैठता है थान बताओ ना जो कि मारे तो 100 बीघा की जमीन है भैया है, तो भाया मजदूरी भी इतनी करनी पड़े है। समझ में आ गए? तो जीवन को जब जीवो, किसी भी व्यक्ति को देखकर जब आप प्रभावित होते हो ना, तो उसकी एक ही
गुण को देखकर प्रभावित मत हुआ करो, उसका हर दुख देखा करो। समझ में आ गया आपको? तो यही चीजें जरूरी है। संस्कृति और सुख के मध्य संबंध की व्याख्या करना। संस्कृति और सुख के मध्य संबंध क्या होता है आपके सामने? संस्कृति मानव जीवन की जीवन शैली, मूल्य, परंपराएं, विश्वास व आचार व्यवहार का समग्र रूप। सुख की व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि, आनंद व जीवन के संतोष अवस्था को दिखाता है। क्या दिखाता है? संस्कृति क्या होती है? जो जीवन शैली होती है आपकी, भाई जया को अपनो खान पान है, जया के अपना संस्कार ही, जया की अपनी भाषा बोली है, जया को अपनी नैतिकता है, मूल्य ही, विश्वास ही, धार्मिक आस्था ही, भाई अपने के कलाम है संस्कृति के नाम से जाना जाए। कोई भी व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि, आनंद और जीवन से संतोष अवस्था को दर्शाता है। सुख क्या दिखावा है? भाई चार चीजें, भाई कोई इंसान मनु संतुष्ट है, सामाजिक और बौद्धिक रूप से संतुष्ट है, वही वह है। संस्कृति और सुख के बीच में घनिष्ठ और गहरा संबंध है। क्यों है भाई गहरा संबंध? क्योंकि संस्कृति निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति सुख को कैसे समझता है, प्राप्त करता है। अब थे भाई, एक बात सोचो, आज के समय अपने समाज में के सोच बन गया अपनी जनरेशन की, कोई कन घनी दंदौलत है वो सुखी है ना। कहते थाला दादा ने पूछे, थाला दादा क्या कहता है? अरे आप भी का आज सो आप तीसरे जगह मेरी ही, और वो मालो रामफल बोलियो ऐ बोले यार मेरे को रहने के लिए जगह को नहीं मत दे दिया, दे देता ना, थे दे दो के खुद कुंदे मर जाओ, क्या कौन दे पाओ? क्योंकि वह लोग पहले परंपरा नैतिकता अपनी क्या कहा करती कि दूसरा को सहयोग करना चाहिए, साथ में मिलके चलना चाहिए, सुख दुख में साथ देना चाहिए, रिया करती ना, या सोच ही जने खुश भी रिया करता। कहते देखिए क्या आपके सामने करे थार दादो जिन पूछियो कि कदे कदे थालत थे भी, कदे थार भाई आपस में खुद के लिए लड़े आके, कदे आजकल तो देखो सिर फोड़ गिरी कौन लड़ता हुआ, कदे क्योंकि अपनी संस्कृति की वैल्यू ही समझ में आ गई। आजकल ना संस्कृति रही और ना की न्यू, समझ में आ गया। अगर आप थे अमेरिका में चले जाओगा, उठे लोग कोई मतलब ही को नहीं, उठे कोई भी काम करो, जाए मैं थान पढ़ा रही हूँ है ना, तो उन्हें आया क्लास में कोई टीचर है वो पढ़ा कर चला गया। अब अपना तो कोई भी व्यक्ति से जब आप जुड़ा है तो कुछ परिवार, रिश्तेदारी, नित्यदारी सबसे जुड़ जाओ अच्छे से, है ना भाई। आज सबसे जानकारी थारा दोस्त होगा तो थे दो तीन रिश्तेदार भी जानता होगा। अमेरिका और जो यूरोपीय देश है वहां की संस्कृति को लोगों को अपने तक मतलब है, उनका आपका बाल का भी मतलब को नहीं, अपना के मतलब है। भाई उनके बच्चा 18 साल को हो उसके बाद में भाई आपका कमाओ दाओ और आपके सामने अलग रहो, अपना को नहीं, अपने तो सात पीढ़िया को बेड़ो करी। तो यही संस्कृति होती है, समझ में आ गई। तो संस्कृति हमें ये बताती है कि सुख कैसे होता था। हमारी संस्कृति क्या बताती थी कि हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? अध्यात्म योग न बढ़ाओ दिया करती, आयुर्वेद ने, है ना, सामाजिक सब लोग साथ मिलके रहो भाई, यह चीज कहा करती। धार्मिक जीवन जीनो चाहिए, नैतिकता के साथ जीवन जीनो चाहिए, यह बात कराया करती, है ना। यो फर्क है यूरोपीय संस्कृति और अपनी संस्कृति में। लेकिन धीरे धीरे आप भी आप बदलता जा रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। संस्कृति की अवधारणा, संस्कृति वह समग्र जीवन पद्धति है जिसे भाषा, धर्म व कला व नैतिक। अगले वाली है कोई भी संस्कृति वो समग्र पद्धति है, मतलब पूरी की पूरा जीवन, जिसे आप कहें कि भाषा बोला, कहें कि अपनो धर्म है, कहें कि नैतिक मूल्य है, कहें कि परंपराएं, कहें कि रीति रिवाज, कहें का सामाजिक नियम। समझ में आ गई भाई। अपना तो सामाजिक नियम अपना घर का भी है हमेशा है कि भाई सबके साथ मिलजुल के चलिया करो, लड़ाई मत करया करो, कभी कोई के साथ झूठ मत बोलिया करो, माँ पापा की सेवा करया करो, है ना। यही तो है भाई अपना मूल्य और संस्कार, है ना। कोई भी गलत कर्म मत करो, जीवन में अच्छे से धर्म का हिसाब जीवन जीवो, ये हमारी संस्कृति है। समझ में आ गया। सुख की अवधारणा, सुख के अर्थ होता है मानसिक शांति, संतोष, आनंद व जीवन की संतुष्टि मिलना। मतलब सुख का नियम यही है कि आपको मानसिक रूप से संतुष्टि मिले, आप सुखी जीवन जियो, और आपका जीवन कैसे हो? आनंद में हो, और आपका जीवन के में क्या मिले? संतुष्टि मिले। उसी को सुख की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। संस्कृति और सुख के मध्य में क्या संबंध होता है? संस्कृति के विचार, व्यवहार व जीवन का दृष्टिकोण होता है। सुख संस्कृति में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है उसके कैसे विचार है, वो लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, और कैसा जीवन का दृष्टिकोण है उसके लोगों के प्रति, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? संस्कृति और सुख। भाई देखो सीधी सीधी बात है, कोई भी व्यक्ति है भाई, थारा ज्यादा दूर क्यों जो थारा माता पिता ने देखो थे, जीवन थो उनको उसका कि भाई बस जीवन में संघर्ष करो, उसका उनको संघर्ष में जीवन उसका है ना भाई। उसका थार पास इतना उनके पास धन दौलत को नहीं होगो, एक संतुलित जीवन है ना, संघर्ष है उनके जीवन में। लेकिन
एक उनका रूप में उनका ने एक अच्छो स्वास्थ्य है, अच्छी थे मन उम्मीद अगर थे अच्छा बालक हो अगर थे। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, एक माता पिता है, अच्छी धन दौलत है, सब कुछ है उनका, है ना, लेकिन उनके जो बच्चा है बाल बच्चा है उनको काम क्या कहीं दो केस लाग रहे हैं उन पे, है ना, तीन एक दो का और लागण का आसार हो रहे हैं। ठीक है, तीसरे दिन बेटो पेशी पर जा रहे हैं, बाप ने तीसरे दिन सुनने मिल रही है कि भाई सो भी की औलाद काम की के काम की। समझ में कि एक माता पिता किसान को बेटो है सीधो गेला जावा गेल लावा आपको पढ़ियो लिखियो जिंदगी में कठे सफल हो कौन सा सक्सेस है भाई दोनों पिस हट दोनों। शायद मैं मुझे उम्मीद आप दूसरे वाले को चुनोगे, क्यों, पहले रो आपके सामने चाहे कितनी दौलत हो बिल्ला लगा देखो, अपने कहावत भी चलिया करे बोलो सपू सपूत जमत तो क्यों सिंचे, है ना। और तो इसका अर्थ ये होता है कि भाई अगर आपका बाल बच्चे अगर अच्छे हैं, अगर आपका सपुत्र अच्छा भैया, अगर उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वह सही रास्ता पे अगर उनका संस्कार बढ़िया है, अगर उनकी संस्कृति बढ़िया है, व्यवहार बढ़िया है, तो धन शिक्षण की जरूरत ही कठे है, वो आप ही सींच देगो, आप ही शिक्षण का अर्थ है कि ऊपर रुपया खर्च करो, उन संस्कारवान बनाओ, वो गेल सही रास्ता पर चलोगो जीवन में तो अपने आप तेरो जीवन अपना आप सुखी हो जाओगे, धन तो वो खुद ही सींच लेगो। और आपके सामने सपुत्र नहीं है डगो आपके सामने सही रास्ता पर कौन चालो गना ही तारा गामा का उदाहरण होगा जनकर गनो पिसो हो आज उनका गना कुछ भी को नहीं, क्यों, क्योंकि उनका भाई जो बच्चा था वह आपके सामने सही रास्ता पर कौन चले। तो जीवन में नैतिकता से चलोगा जब ही जीवन में क्या होगा, खुश होगा। मूल्य और नैतिकता, संस्कृति व्यक्ति को ईमानदारी करुणा सहयोग और सेवा के मूल्य विकसित करती है। अगर आपकी हमारी संस्कृति है ये हमें क्या सिखाती है कि ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए, सेवा भाग करनी चाहिए, इसी से हमें क्या होती है, इंसान को मानसिक संतुष्टि आत्मिक संतुष्टि मिलती है। भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की भावना सामाजिक सुख को बढ़ाती है। वसुदेव कुटुंबकम क्या होता है कि हमें सभी लोगों को क्या मानना चाहिए, हमें अपना मानना चाहिए, यही संस्कृति हमें क्या करती है, दूसरों के साथ सहयोग करने की भावना बढ़ाती है। सामाजिक संबंध, संस्कृति परिवार व्यवस्था सामूहिकता और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा व सुख प्राप्त होता है। संस्कृति कोई भी परिवार अवस्था सामूहिकता व सहयोग को बढ़ावा देती है, किस चीज को बढ़ावा देती है कि आप जब सभी लोग आपके सामने एकजुट रहकर मिलजुल कर रहते हो, इस चीज को बढ़ावा देती है और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत देती है। क्या मजबूती देती है कि भाई अगर मैं किसी और व्यक्ति का सहयोग कर रहा हूं तो मेरा बुरा वक्त आएगा अच्छा वक्त आएगा वो व्यक्ति मेरा सहयोग करेगा। तो इससे क्या होता है भाई आदमी को काम पड़े है, चाहे जिंदगी में कितना बहुत बड़ा बाहुबली बन जाओ, लेकिन आखिरकार में कोई ना कोई की तो सहयोग की जरूरत पड़ेगी जिंदगी में। तो यही है, अपने आसपास के रिश्ते कैसे बनाओ, अच्छे बनाओ, एक दूसरे से सहयोग करो। जीवन शैली, सांस्कृतिक परंपराएं संतुलित जीवन शैली संयम साधारण जीवन को बढ़ावा देती है, जिससे तनाव कम और सुख अधिक होता है। अगले वाला है धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास। क्या होता है धार्मिक और आध्यात्मिक विकास, धर्म और आध्यात्मिकता व्यक्ति को आत्मिक शांति धैर्य और आशा प्रदान करते हैं। क्या करता है धर्म और जो आपके सामने आध्यात्मिकता होती है, क्या होता है जो धर्म और आध्यात्मिकता होती है वही इंसान को आत्मिक रूप से संतुष्टि धैर्य और आशा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है आत्मिक रूप से संतुष्टि देता है, जीवन में धैर्य देता है और आपको आशावान जीवन जीने का आशा प्रदान करता है। सुख के प्रमुख स्रोत होते हैं, सुख के आपके सामने अनेक स्रोत होते हैं, ध्यान योग प्रार्थना आदि से मानसिक संतुष्टि मिलने। अब काफी लोग कहीं भाई कि क्यों है धर्म ने मानो बहुत कुछ है एवर मान हूं नियम जो धार्मिक जो नियम बनाए ना उनसे चाहे कुछ मत हो, लेकिन एक बार उस आपको जीवन जी के रखो, चाहे उसका तारकन दो चीजें की कमी मिल सकेगी लेकिन मानसिक रूप से बहुत संतुष्टि मिलेगी। और अंत में अभी तो थे अपनी उम्र आया कि भाई छोटी उम्र का बालक हो, है ना, तो थाना भी ये जो भौतिक सुख है ना ये बहुत महत्व नहीं। अब दादा का चाहे डिफेंडर ले आओ चाहे रॉयल इनफील्ड ले, क्या मतलब है कौन नहीं, मतलब कदे थारी भी अवस्था होगी, समझ में आ गई। तो मानसिक संतुष्टि वो अंतिम संतुष्टि होती है इंसान के जीवन में, जिसको आप किससे कर सकते हो ध्यान योग और प्रार्थना से। और इन सब चीजों को उस उम्र में नहीं, आप अभी से अगर प्रयास करोगे तो जीवन आपका स्वास्थ्य में रहेगा। उत्सव और परंपराएं, त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन जिसमें अपन सामूहिक रूप से एकजुट होते हैं आनंद लेते हैं, मेलजोल से क्या होता है आपके सामने प्रसन्नता वो बढ़ती है। अगले वाला पॉइंट है आधुनिक संस्कृति और सुख। आधुनिक उपभोक्तावादी
संस्कृति से भौतिक सुख को प्राथमिकता दी है, जिससे तनाव, अकेलापन और असंतोष बढ़ा है। आज के समय पन्या कहते आपका थार माता पिता ने पूछ लो या थार दादा दादी ने पूछ लो ना बेरो के क्या है तनाव, बस जाने कौन करता, क्यों क्या ले जाना है। सुबह उठता ना थार दादी ने, भाई थार दादी की बता दूं मैं, सुबह उठते ही पन्या तो क्या कराया करती, भाई आपका सामने चाक्यों आटो पीसा करती, समझ में आ गई। जब आटो पीस के अलग होती, जब आपके सामने के जाया करती पानी भरना जाया करती 2-3 किलोमीटर तक, है ना। अर्थात दादो साथ उठ के तो वो पानी पानी काटा कर तो ताली दादी पूछती थी पहले 4 घड़िया भर के रख तो, समझ में आ गए। फिर वो लेके आपके सामने घर लेके आती, जनाब कम कम 4 बालक रहता, वो चारों आपके सामने रोटी खाने के लिए तैयार रहता, तो बाठा पे मिर्च पीसती, समझ में आ गई। फिर खानो बनाती, बनाता बनाता 12 बज जाता, 10-11 बज जाता, फिर आपके सामने घर को काम करती, फिर खेत में जाती, समझ में आ गई। खेत को काम करके फिर से आटो गूंथती और फिर उन्हें खा खुआ पिया के टाइम मिलता कठे तनाव लेने के लिए। तनाव आज का टाइम अपने जीवन में आप ही है, काम आपा करनो कौन था, अपनी सोच के घर आ जा, 1 मिनट में खानो डिलीवर हो जा, है ना। घर आपा बाहर ने काम करनो कौन चाह, तनाव आप ही ले ना, तो आप बाहर ने फिजिकल करना चाहवा ना आपा आपके सामने घर काम करना चाहो, तो स्ट्रेस रहेगा, सारा दिन खाट पर पड़ा पड़ा रील देखोगा तो स्ट्रेस ही होगा और क्या होगा, समझ में आ गया। तो तनाव होने के पीछे सबसे बड़ा कारण भौतिक सुख को बढ़ावा देना है। इस शरीर ने कष्ट दोगा ना जन तनाव को दियो, एक ही नियम है तनाव नहीं उनको, वो है शरीर ने कष्ट नहीं देना। जबकि अपनी मानसिकता क्या होगी आज के समय में, भाई मन तो यहाँ को कोई घंटों की दो कि मन ने कोई कष्ट नहीं है, समझ में आ गया। तो यही आपके सामने आपकी सोच में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। संस्कृति और सुख के मध्य घनिष्ठ व गहरा संबंध होता है। संस्कृति और सुख के मध्य घनिष्ठ संबंध यो है कि भाई आपके सामने संस्कृति अपना सुखी रहने के लिए क्या बना है, अंतर व्यक्तित्व संबंधों में तुलनात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। क्या बताना है, अंतर व्यक्तित्व से तात्पर्य उन संबंधों से है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारंपरिक संबंध, संवाद व भावनात्मक जुड़ाव या सहयोग पर आधारित हो। मतलब अंतर व्यक्तित्व संबंध वही होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपस में क्या हो, संपर्क हो, संवाद या भावनात्मक जुड़ाव हो। भाई 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जुड़ाव महसूस करिए, उन अंतर संबंध कहे जाते हैं। दोस्त के साथ करो, माता पिता के साथ करो, पड़ोसी के बीच में, छात्र और शिक्षक के बीच में जो संबंध हो अंतर संबंध कहे जाए। भाई 2 लोगों के बीच में जय की जो भावना उत्पन्न है, अरे एक दूसरे का जो मित्रता की भावना है, गुरु शिक्षक की भावना है, समझ आएगी उन अंतर संबंध की। इन संबंधों को विश्लेषण करने के लिए पारंपरिक, आधुनिक व औपचारिक व अनौपचारिक अलग अलग प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं भाई, कुछ पारंपरिक विचारधारा है, कुछ आधुनिक है, कुछ आपके सामने औपचारिक परंपराएं होती हैं। पारंपरिक व आधुनिक अंतर संबंधों में क्या अंतर होता है, पहले परिवार क्या होया करता, संयुक्त परिवार, एक दादा का 4 बेटा, चारों बेटा एक जगह रिया करता, और आजकल के बोले चारों अलग अलग कोठी बनाओ, बोलो सब आप आपका अलग अलग कमरा बनाओ, तो क्यों को एक कल परिवार को कॉन्सेप्ट आगो, पहले सब संयुक्त परिवार में लिया करता। आजकल के आपके सामने अपने भाई सेकवाटी क्षेत्र में आपके सामने के बनने शुरू की कोठी होया करती, पहले एली होया करती, जिन 4 परिवार बड़ी बड़ी हवेली होया करती ना, बस यही फर्क है। तो वो पहले एक कल हार, आज पहले संयुक्त और आजकल एक कला। मूल्य, सामूहिकता और त्याग, पहले लोगों में क्या भावना है करती, भाई आपके सामने एक जगह रहने की, लोगों ने त्याग करने की, और आज के समय के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सब चाहे कि भाई मन तो प्राइवेसी होनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, एक लोग रहना ज्यादा पसंद करिए, पहले लोग सब रहना ज्यादा पसंद करें करता। स्थायित्व है, अधिक स्थायी, पहले लोगों की विचारधारा, लोगों को पहले व्यक्तित्व देखता तो स्थिर व्यक्तित्व रहता, पहले कोई बात कर देता तो बात पर जीवन कट जाता, लेकिन बात तो कौन करता आजकल वाला को, अब खी 2 मिनट बाद जो बात तो पलट जाए, स्थिर को नहीं, मतलब मानसिकता। भावनात्मक जुड़ाव, पहले लोगों को गहरा जुड़ाव होया करता, बताइए ना था भाई, कोई धार्मिक गांव में कोई एक आध आदमी को मिल जाए खतो गया जमीन तो मेरी हिम्मत उन देती है, गणाई बहुत सा उदाहरण है। उपेक्षा कट कम, आजकल कोई जुड़ाव को नहीं, मतलब सब तक माता। सहयोग अधिक, और पहले आपका आज के टाइम में क्या सीमित, बोले वो मेरे साथ दे तो मैं साथ दूंगा, नहीं मैं कहती हूँ बोले को साथ, या विचारधारा आजकल की। औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों में क्या अंतर होता है, औपचारिक क्या होते हैं आपके सामने, प्रकृति कैसे नियम आधारित। औपचारिक क्यों है, चाहे कोई आपके सामने थे, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, जब उसका साथ थार बॉस है, जो थारा कंपनी को मालिक है, उसके साथ रिश्ता कहेगा औपचारिक रिश्ता है, नियम आधारित है, थार कोई काम होगा तो थे बता दूंगा, नहीं थार कोई मतलब को नहीं। अनौपचारिक कैसे, आपके अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके अपने माता पिता के साथ कैसे रिश्ते रहते हैं, भावनाओं से जुड़े रहो कभी,
उदाहरण जैसे शिक्षक व छात्र, अब भाई मेरे को थे पढ़ रहे होता नहीं तो मतलब काल थार पेपर है पढ़ के जैसे यार बाद में कौन यूनिवर्सिटी चैंपियन कौन वही, इतनी बात है ना। मित्र और परिवार के साथ अब थार साथ को जो पेपर दे के सुबह शाम के साथ थरकाए का रिश्ता ही भावनात्मक रूप से घर परिवार तक का रिश्ता ही था। संवाद सीमित और औपचारिक, कैसे आपका लोगों के साथ आपका संवाद रहता है सीमित, लोगों के साथ आप कैसे बातचीत करोगे भाई उन लोग सब लोगों के साथ आपको जितनी जरूरत होती है उतनी बातचीत करोगे। खुला और स्वतंत्र, मतलब भाई आपके साथ अपना दोस्तों साथ चाहो जाए की बात कर सको, है ना। उद्देश्य कार्य निष्पादन, भाई थारो काम सल्टियो पेपर खत्म हो फिर के मतलब है वही हो रहा है भावनात्मक संतोष। भाई जिंदगी में दोस्ता का भी था कोई टेंशन हो कोई भी जीवन में मुश्किल होगी तो कटे जाओगा अपना दोस्ता का माता पिता या रिश्तेदार के पास जाओ तो भावनात्मक संतुष्टि मिला था। सामूहिक और व्यक्तित्व का व्यक्तिवादी संबंध, पहले वाला है प्राथमिकता। प्राथमिकता क्या होती है आपके सामने, सामूहिक हित और व्यक्तिगत हित, मतलब अगर सामूहिक होता है आपके सामने तो देखो जो जब लोगों में एक साथ रोना उन सामूहिकता बोली जाए तो उसमें आप हमेशा कोई भी टीम है जब मान लो क्रिकेट टीम खेली इंडिया की क्रिकेट टीम खेल रही है तो उन लोगों को क्या टारगेट रखो कि पूरी की पूरी टीम एक साथ जीते, समझ में आ गई। और जब व्यक्तिवादी सोच रखते हैं जैसे कोई बॉक्सिंग का मैच है तो आपस में लड़ते हैं वो एक एक आदमी लड़ता है तो उसकी ये जीतोगे वो इंडिविजुअल जीते हैं, तो कदे भी एक चीज सोचियो भाई आपके सामने जैसे इंडिया की टीम जीती है तो कभी ऐसे थोड़ी कहते हैं कि भाई आपके सामने विराट कोहली जीत गया महेंद्र सिंह धोनी जीत गया, ऐसे कहते हैं ना टीम इंडिया जीत गई है। और व्यक्ति जीतता है तब अपन कहते हैं भाई आपके सामने जैसे कुश्ती में भाई सुशील कुमार ने मेडल लेकर आ गया, योगेश्वर दत्त मेडल लेकर आ गया, ऐसे तो कहते हैं। तो जहां पर एक इंसान लड़ता है उसमें व्यक्तिगत हित होता है, जहां पे पूरा समूह है आपके सामने किसी चीज से जुड़ा होता है वहां पर सामूहिक हित होता है। निर्णय पूरी की पूरी टीम लेती है, टीम का कैप्टन उसका नेतृत्व करेगा लेकिन सारी की सारी टीम है वो उसमें फैसला लेती है। यहाँ पर व्यक्तिगत होगा तो भाई खुद के डिसीजन है, हारेगा तो खुद जीतेगा तो खुद, वहां पर पूरी टीम जीती है पूरी टीम हारती है तो आपको सामूहिक रूप से फैसला लेना होता है। सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और यहाँ पर कमजोर होते हैं, सहयोग की भावना वहां पर अधिक होती है। अगर अपन सारे के समग्र विश्लेषण की बात करें तुलनात्मक दृष्टिकोण से पारंपरिक सामूहिक व अनौपचारिक संबंध अधिक भावनात्मक व सहयोगात्मक होते हैं। मतलब अगर अपन बात करें जो पारंपरिक जो आपके सामने जब लोगों में आप समूह में रहते हो तो वो रिश्ते ज्यादा मजबूत रहते हैं, ज्यादा औपचारिक और ज्यादा सहयोगात्मक रहते हैं। आधुनिक व्यक्तिवादी और औपचारिक संबंध आपके सामने सीमित समय तक और कार्य आधारित होती है, मतलब है इतनी तो जरूरत है नहीं पूर्ण थेर पूर्ण। निष्कर्ष की बात करें अंतर व्यक्तित्व संबंध की तुलनात्मक विश्लेषण ये दर्शाता है कि संतुलित संबंध ही स्वस्थ समाज एवं व्यक्तिगत सुख का आधार होते हैं। मतलब अंतर व्यक्तिगत संबंध यही चीज दिखावे है कि अगर संतुलित संबंध है इससे स्वस्थ समाज को निर्माण है और व्यक्तिगत सुख को आधार भी से ही बने हैं। आधुनिक जीवन में यदि पारंपरिक मूल्य जैसे सहयोग सहानुभूति और विश्वास को बनाए रखें तो संबंध अधिक मजबूत और सुखद बन जाते हैं। समझ में आ गए, तो पुरानी चीजें भी रखो और जो आधुनिक विचारधारा है इन्हें भी रखनी जरूरी है। यूनिट नंबर 4 की बात करें सुख को मापने की अवधारणा के प्रमुख सूचकांकों की व्याख्या कीजिए। भूमिका की बात करें पारंपरिक सुख, पारंपरिक रूप से सुख एक व्यक्तिगत और आत्म अनुभूति पूर्वक अनुभव माना जाता है। क्या माना जाता है पारंपरिक सुख क्या होता है आपके सामने, भाई परंपराओं आधारित जो सुख मिलता है इससे इंसान को खुद को भी सीख मिलता है और आत्माओं को अनुभव भी मिलता है जिसे मापना कठिन हो सकता है, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र अर्थशास्त्र सुख को मापने के वैज्ञानिक तरीके मिलते हैं। भाई कोई भी मूवी देखी था मजा आया लेकिन आया थोड़ा आपको कि ओहो मत तो इतना सुख मिल गया 10 किलो सुख मिले कुछ नाप्स का। लेकिन आज के समय जो अर्थशास्त्र मनोविज्ञान समाजशास्त्र ने कुछ तकनीकें कुछ विधियां अपनाई है जिससे हम सुख को थोड़ा बहुत वैज्ञानिक ढंग से माप सकते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार के सूचकांकों को विधियां अपनाई गई जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है उसके कल्याण को मापा जा सकता है, उसको जीवन में किसी कार्य करने से कितनी संतुष्टि मिली है इसको थोड़ा बहुत अपन मापन कर सकते हैं। सबसे पहले सुख को मापने की अवधारणा क्या है। सुख को मापने का अर्थ है यदि व्यक्ति या समाज में के जीवन संतोष मानसिक संतुष्टि या सामाजिक कल्याण या समग्र गुणवत्ता वाला जीवन जी रहा है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कोई भी इंसान बढ़िया जीवन जी रहे है जीवन में खुश है तो आपके सामने कहे को जीवन माने जाओ को सुखी जीवन माने जाए। यह मापन व्यक्ति पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है, मतलब कोई एक व्यक्ति पर भी निर्भर हो सकता है और कोई वस्तु पर भी निर्भर हो सकता है, दोनों चीजों पर निर्भर कर जा सकता है। व्यक्ति पर क्या होता है आपको आत्म संतुष्टि मिलती है, जीवन संतुष्टि और आत्म अनुभवात्मक संतुष्टि मिलती है। व्यक्ति पर यही है कि भाई आपके सामने थे खुद जीवन में कितना संतुष्ट हो, है ना, आत्माओं कितना संतुष्ट हो और भावनात्मक रूप से अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछ के क्या करे जा सके पूछा जा सके।
कैसे पता चलेगा? आत्म संतोष सर्वेक्षण करवाया जाता है। यह का पर्सन हुए हैं जिम थान बेरो पाटा है, पर्सन पूछे जिम जिम बेरो पाटा थे कया कितना खुश हो, जैसे कोई काम कर रहा हूँ कितना खुश हो, घर का हूँ कितना खुश हो, परिवार से कितना खुश हो, आया को पूछो पर्सन पूछे जाइए, वो है जीवन संतुष्टि। आत्म संतुष्टि क्या है भाई? काम से कितना खुश हो, आप आसपास के लोगों से कितना खुश हो, सरकार से खुद कितना खुश हो, आया का पर्सन पर पूछ के आत्म संतोष सर्वेक्षण करेगा। भावनात्मक अनुभव थार गुस्सा हो जाना थे के करो, है ना, इमोशनल हो जाओ जना के करो, तो अया का प्रश्न पूछ के भावनात्मक अनुभव प्रश्नावली पूछा जाता है, जिससे व्यक्तिगत मापन होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो आपके सामने कितना खुश है। वस्तुनिष्ठ मापन, स्वास्थ्य स्तर कैसा है, शिक्षा कैसी है, आय, जीवन प्रत्याशा व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। वस्तुनिष्ठ क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, भाई आपको, आप जिस जीवन में रहते हो, जहां पर रहते हो वहां पर स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, शिक्षा कैसी है, लोगों की आय कैसी है। इससे क्या होता है? आपके सामने लोगों को यह पता चलता है कि उन लोगों के जीवन का स्टैंडर्ड कैसा है। सुख मापन के प्रमुख सूचकांक, पहला होता है जीवन संतुष्टि, लाइफ सेटिस्फिकेशन। जीवन संतुष्टि क्या होती है? यह व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति समग्र संतुष्टि प्रदान करता है। जीवन संतुष्टि यही होती है, कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिले, उसी को जीवन संतुष्टि के नाम से जाना जाता है। और इसको नापने का तरीका 1 से 10 तक कोई पैमाना बनाया जाए, जिम आपके सामने अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से वह संतुष्टि को मापन करे जाए। भावनात्मक कल्याण, इसमें सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं की आवृत्ति व तीव्रता को नापा जाता है, जिसमें क्या होता है? कोई भी इंसान की पॉजिटिव व नेगेटिव फीलिंग है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसके आधार पे आप क्या करते हो? इमोशनल वेलबींग को नापते हो। स्वास्थ्य सूचकांक, कोई इंसान स्वास्थ्य रूप से कितना स्वस्थ है, मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, जीवन प्रत्याशा उसकी कैसी, इन सब आधार पे आपके सामने कोई भी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य सूचकांक मापा जाता है। आर्थिक स्तर, आय का स्तर, कितना पैसा कमाता है, कितने समय का रोजगार है, आपके सामने इकोनॉमिकली कितना आपके सामने इसको सिक्योरिटी महसूस हो रही है, या आपके सामने आर्थिक स्थिति के आधार पे अपन मापते हैं। सामाजिक संबंध, परिवार, जो पारिवारिक सहयोग कैसा है, मित्रता कैसी है, सामाजिक सहभागिता कैसी होती है, इसके माध्यम से अपन समाज में उसका व्यवहार कैसा है, ये सब चीजें मापी जाती हैं। शिक्षा और कौशल, कोई भी व्यक्ति शिक्षा स्तर पर व्यक्ति की बौद्धिक संतुष्टि, मतलब कोई भी इंसान शिक्षा प्राप्त करके कितना बौद्धिक रूप से आपके सामने संतुष्ट महसूस कर रहा है, आत्म विकास कैसा है, उसके आधार पर आप ये कौशल माप सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका जो पेपर होने वाला द आर्ट ऑफ वेल बीइंग हैप्पी का, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से आप देख लेना, पढ़ लेना। धन्यवाद।